तो मैं आप में से इस प्रोग्राम का शुरुआत में मैं एक बार आगाज़ कर देता हूँ, उसके बाद ये आपसे रूबरू होंगे, चर्चाएँ करें। तो मैं पहले आप में से किसी को बुलाऊँगा कि आप आगे आ जाएँ और सपना का साफा पहनाकर आप इनका स्वागत करें। ठीक है, आ जाओ आगे आप आ जाओ। आ जाओ आप भी आ जाओ। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। अच्छा, साफे से पहले शायद ये प्रोसेस पूरी हो जाएगी, साफे के बाद आएगी नहीं, है ना? चलो, पहले तो मैं चाहता हूँ कि आप में से आपका प्रतिनिधि देता हूँ, जो भी कोई भी करते हैं, आप में से एक तो लड़का आ जाओ। ठीक, आओ सा, आ जाओ, आ जाओ। हाँ। नाम क्या है आपका? ठीक है। सबसे पहले तो मनीष जी ये पुष्प गुच्छ भेंट कर और सपना का इस संस्थान में, कलाम अकेडमी में हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक स्वागत करेंगे। ये बात है। थैंक यू। अब आपकी तरफ से आपके प्रतिनिधि हैं मनीष, ये सपना को पुष्प गुच्छ भेंट करके और इस अकेडमी में इनका स्वागत करेंगे। अब मैं आप में से पीछे ये बहन जो अभी फोटो, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। क्या नाम है? हाँ, भावना को स्वागत करेगी सपना का। ये पहनाओगे? ये पहना दो। ये अपने हिसाब से ही करेगी। ये लो, चलो। भारतीय परंपरा में एक थोड़ा सा सुधार ये हुआ है कि जो इज्जत और पगड़ी थी ना, वो आज तक सिर्फ किसने अपने सर पे रखी है? पुरुषों ने। और अब इसकी बराबर की भागीदार हमारी बहनें भी हैं। तो अब मैं निवेदन करूंगा दोनों बहनों से कि वो सपना का साफा पहनाकर स्वागत करें। आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। आ जाओ। हमारे बीच किशन जी भी हैं। ये किशन जी गोदारा का। अच्छा, ये कह रहे हैं कि बाड़मेर वालों का बाड़मेर वाले ही स्वागत करेंगे। देखिए, कभी जब एजुकेशन का नाम आया करता था तो शेखावाटी का नाम आया करता था, और शेखावाटी में भी झुंझुनू का नाम आया करता था। अब राजस्थान में जब भी एजुकेशन के नाम पे किसी जिले का नाम आता है तो वो बाड़मेर का आता है। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आप आ जाओ। उनको करो, आ जाओ। हाँ हाँ, आ जाओ। हाँ हाँ, आप ही आ जाओ। जालोर के। क्या नाम है? रेखा शर्मा है। ये पुष्प गुच्छ भेंट करेंगी किशन जी को। तो किशन जी का भी इस अकादमी में हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। अब मुझे शायद मंच से हट जाना चाहिए और अब आपसे रूबरू होने की जो बारी है वो सपना शर्मा की है। सपना, सफे में ठीक लग रही थी। ला। अब अपने संघर्ष के बारे में, अपनी सफलता के बारे में खुद सपना ही बताएगी।
गुड इवनिंग। सबसे पहले तो सर का बहुत बहुत धन्यवाद, कलाम एकेडमी का बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे यहाँ पर बुलाया, यहाँ आने का मौका दिया। आप सबका तहे दिल से बहुत बहुत आभार। थैंक यू सर। सर का बहुत बहुत धन्यवाद। सर मेरा स्वागत करने भी गए थे घर पे, उसके लिए भी सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उस टाइम मैंने लाइव सर को पहली बार देखा फेस टू फेस। तो अब आगे की बात करें तो मैंने ऐसी कोई बड़ी उपलब्धि तो हासिल की नहीं है इतनी कोई ज़्यादा, लेकिन अगर मेरी संघर्ष से या फिर मेरी बातों से मैंने कैसे तैयारी की, आपको मैं अगर थोड़ा सा भी मोटिवेट कर सकती हूँ तो ये मेरे लिए बहुत गौरव की बात होगी। तो मैं शुरुआत करूँ मैंने कैसे तैयारी की, कैसे की। तो आपके लिए सबसे पहले तो मेरे कलाम एकेडमी से मैं कब से जुड़ी हूँ ये बताऊंगी मैं आपको। मैं 2018 में एलडीसी में सेलेक्ट हुई थी, और मैं सब आप लोगों के बीच में से ही हूँ, आपके जैसी ही हूँ। ऐसे मत सोचना कि कोई टॉपर स्पेशल होते हैं, या इवन मैंने तो सिलेक्शन का भी नहीं सोचा था कि मेरे हो जाएगा। चलो बता दी, 2018 में एलडीसी में हुआ था मेरा, और 2020 में पोस्टिंग थी, तब मैं एलडीसी 2020 से। उसके बाद मैंने 3rd ग्रेड की तैयारी की थी, और मैं साइंस मैथ से हूँ। आप जो भी साइंस मैथ वाले हो ये मत सोचना कि हम पॉलिटिकल में अच्छा नहीं कर सकते, तो आप देख सकते हो, डरना नहीं है साइंस मैथ वालों को। उसके बाद मैंने 3rd ग्रेड दिया था, उसमें मेरे 139 मार्क्स थे आउट ऑफ 150, जो रीट कैंसिल हो गया था, और ये कैंसिल हुआ था 7 फरवरी को 2022, है ना, 22 में हुआ था, हाँ 7 फरवरी 2022 को ये कैंसिल हो गया। अब मेरे सामने उसी टाइम मेरा जनवरी में एमए फाइनल का रिजल्ट आया। एमए मैंने एलडीसी के साथ प्राइवेट ही की थी, कोई मतलब ये नहीं था कि करना है मेरे को, इधर जाना है, ये बिल्कुल ही नहीं था माइंड में। तो ये होता है ना, जो कुछ होता है वो अच्छे के लिए होता है। मेरे साथ ये चीज़ बहुत बार साबित हुई है कि जो मेरे साथ गलत हुआ है ना, बहुत अच्छे के लिए हुआ है। तो उसके बाद मेरे पास 2 ऑप्शन थे कि या तो दोबारा से 3rd ग्रेड की करूं, या फिर साइंस बैकग्राउंड के होते हुए भी मैं दोबारा से उधर जाऊं एमए में, जिसको मैंने अभी तक देखा ही नहीं, सीरीज पढ़ के पेपर दिया था एक्चुअल में, और कोरोना की वजह से 2 ही क्वेश्चन आते थे बस। तो फिर मेरा उसमें 74% बनी। नहीं, जो मैं एक्चुअल है ना वही बताऊंगी, ऐसे नहीं है कि आप लोगों को वही मैंने तो ये किया इतनी किताब पढ़ी, इतने सालों से मेहनत करी है, जो एक्चुअल है वो बताऊंगी। तो फिर उसके बाद मैंने कहा 7 फरवरी को, तो मैं एलडीसी, तो मैं स्कूल नहीं गई, टेंशन, मतलब थोड़ा ये होता है ना कि इतने अच्छे मार्क्स, और मैंने वास्तव में 3rd ग्रेड को बहुत टाइम दिया, बहुत अच्छे से मेहनत की। तो उसके बाद में 1-2 दिन थोड़ा माइंड डिस्टर्ब हुआ, फिर 9 फरवरी को मैंने सर का कोर्स ले लिया था ऑनलाइन का, और फरवरी से और अक्टूबर में एग्जाम था 17 का। तो आप लगा लो अभी कितना टाइम है, और मैं साथ में स्कूल भी जाती थी, हालांकि लास्ट में 1.5 महीने की समथिंग मैंने छुट्टियां ली थी, मेरा प्रोविजन वगैरह बढ़ गया, इतना मतलब हो गया था, मेडिकल कुछ पता ही नहीं था मतलब। उसके बाद मैंने 1st ग्रेड की तैयारी शुरू की। पॉलिटिकल का पी भी मेरे को नहीं पता था कि क्या होता है क्या नहीं होता एक्चुअल में। तो सबसे पहले सर ने पढ़ाए थे थिंकर, अब वो तो अजीब से ही लगे, पता नहीं क्या है ये क्या नहीं है। और फिर उसमें भी प्लेटो के बारे में इसने ये कह दिया, इसने ये कह दिया, इतनी बात याद ही नहीं हो। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि प्लेटो जैसे पढ़ा है, एक बार नहीं हुआ, प्लेटो से ही शुरुआत की थी, सभी ऐसे ही करते हैं, नहीं आया समझ में कुछ भी, फिर प्लेटो को दोबारा पढ़ा, फिर टेस्ट दिया। अब देखा तो टेस्ट में मेरी 3rd रैंक आ गई, 500 बच्चे थे, तब ऐसे लगा यार 3rd रैंक आ गई 500 बच्चों में, और मैंने तो अभी 2 बार ही पढ़ा है। तो फिर उसके बाद थोड़ा धीरे धीरे ऐसे मोटिवेशन मिलता गया, थिंकर पढ़े, वेस्टर्न थिंकर पढ़े, देन उनके टॉपिक वाइज टेस्ट दिए, फिर इंडियन थिंकर पढ़े, फिर उनके टॉपिक वाइज टेस्ट दिए, फिर दोबारा से पढ़े, फिर थ्योरी, फिर कंपैरेटिव, ऐसे धीरे धीरे करके हो गया। अब सबसे पहले मैं बताऊं मैंने जो चीज क्या करी थी, सर के नोट्स वो तो ज्यादा से ज्यादा नहीं तो मैंने कम से कम 20 बार तो पढ़े होंगे, मिनिमम 20 बार तो वो पढ़े होंगे। और उसके साथ वो गाइड का तो आपको पता ही है सबको,
वही पढ़ी थी। बाकी बुक वगैरह मैंने उस टाइम तो नहीं पढ़ी थी, एक्चुअलिटी बताऊं तो। लेकिन अभी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए मैंने बुक से शॉर्ट नोट्स भी बनाए हैं अलग से, क्योंकि लास्ट टाइम पे ऐसा होता है हम इतना सारा मैटर एक साथ तो नहीं पढ़ सकते, तो जितने हो सके ना शॉर्ट नोट्स पहले ही बना लें तो वो सबसे अच्छा रहता है। उसके बाद मैंने दूसरी चीज, जो कलाम के टेस्ट बहुत ही ज्यादा सीरियसली लिए हैं। मैंने 3rd ग्रेड का भी जो कोर्स लिया था ना, वो कलाम से कैसे जुड़ी, कोइंसिडेंट रीट 300 प्रोग्राम चला था, आपको पता है क्या किसी को? 300 रुपए में कोर्स मिल रहा था। तो ऐसे होता है ना कि चलो ये मिल रहा है तो इसको भी ले ही लेते हैं, 300 में क्या जा रहा है, तो मैंने वो ले लिया। लेकिन तभी से मुझे ऐसा लगा कि यार ये कंटेंट वाइज, मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ कि मैं आज कलाम में हूँ, सर के पास हूँ, इसलिए मैं मतलब कर दूं कि हाँ ये अच्छा है वो अच्छा है। मेरे को कोई पैसे नहीं मिल रहे इस चीज के तो एक्चुअल में ही कलाम का जो कंटेंट है ना वो बहुत बेस्ट है। तो तभी से रीड 300 के टाइम से मैं कलाम से जुड़ी थी। फिर मैंने पूछा भाई अब मेरे को 1st ग्रेड की करनी है, 3rd ग्रेड की तरफ तो जाना ही नहीं है। फिर उसके बाद किसी ने बताया बेनीवाल सर हैं वो बेस्ट हैं। किसी ने क्या, मेरा एक दोस्त है उस मतलब हमारे एरिया का ही है, तो उसने असिस्टेंट प्रोफेसर का इंटरव्यू दिया था, गौरव फौजदार, आप जानते होंगे उसको सर। हाँ, तो उन्होंने असिस्टेंट प्रोफेसर का इंटरव्यू भी दिया था पिछली बार, तो वो सर से जुड़े हुए थे, तो उन्होंने बताया कि आप बेनीवाल सर का कोर्स ले लो। तो फिर मैंने लिया और तैयारी शुरू की। और एक बात, मेरे 3-4 क्वेश्चन उसमें ऐसे थे जो मतलब पता ही नहीं था कहाँ से आए हैं, लेकिन मेरे सही हुए थे वो रीजन, क्योंकि मैंने टेस्ट सीरीज को बहुत ही सीरियस लिया था। और वो क्वेश्चन सर के नोट्स में नहीं थे लेकिन टेस्ट सीरीज में थे। और मैं क्या करती थी, टेस्ट, मेरा जो सबसे इंपॉर्टेंट काम सुनो, टेस्ट एनालिसिस। टेस्ट दिया, मान लो प्लेटो का ही दिया, ठीक है, उसमें कौन कौन से क्वेश्चन मेरे गलत हुए, तुरंत ही देखना है ये चीज कि कौन कौन से गलत हुए और क्यों हुए, क्या ये चीज सर के नोट्स में है, अगर है तो क्यों गलत हुई है, अगर नहीं है तो उसको, जहां पे प्लेटो है ना उसमें नोट्स में काफी जगह रहती है ऊपर और ऐसे, वहीं लिख लो उस चीज को कि हाँ ये चीज सर के नोट्स में नहीं है और मैंने ऐसे लिख दी। तो ये काम मैंने सबसे ज्यादा किया था। एक भी टेस्ट ऐसा नहीं था जिसकी एक्स्ट्रा चीज मैंने नहीं लिखी हो। मेरे नोट्स थे ना ऐसे भरे हुए थे कलरफुल, लाल रंग से, नीले से, मतलब 2-4 कलरफुल पेन से जो भी एक्स्ट्रा बातें थी वो लिखी हुई थी। और कोई नई चीज कहीं देखी या फिर कोई बुक है उसमें एक्स्ट्रा कोई फैक्ट है तो उसको उधर ही लिख लो। तो लास्ट टाइम पे क्या होता है कि इतना सारा मैटर हो जाता है, हम बुक पढ़ लेते हैं। मेन मतलब मैटर जो ये करता है कि हम लिमिटेड मैटर हो लेकिन उसको पढ़ बार बार लें, है ना, कम से कम 15-20 बार तो ये हो कि भाई इसमें से कुछ भी आ जाए, ये तो कम से कम मेरा गलत होगा ही नहीं। अब ये इतनी बुक ले आओ और उनको पढ़ो नहीं तो क्या फायदा उनका। आप तो बुक पढ़ रहे हो अभी, तो उनके शॉर्ट नोट्स बना लो, जो चीज नोट्स में नहीं है और उसमें है। वैसे मुझे नहीं लगता, अभी जो मैं देख रही हूँ ना सर के उसमें से नोट्स बना रही हूँ, तो मान लो मैंने कोई टॉपिक के लिख भी लिया एक्स्ट्रा, तो वो सर के नोट्स में कहीं ना कहीं वो मिल ही जाता है वो फैक्ट। तो ऐसे जरूरत तो है नहीं वैसे, लेकिन फिर भी आप अपने सेटिस्फेक्शन के लिए पढ़ना चाहो तो एक्स्ट्रा बुक वगैरह आप पढ़ सकते हो। और टेस्ट को बहुत सीरियस लो, उनका एनालिसिस करो, जो भी गलतियां होती हैं उनको लिखो तुरंत। मान लो मेरा कोई क्वेश्चन सही भी हो जाता, ठीक है, जैसे कि एक कोई भी क्वेश्चन है उसमें 4 ऑप्शन होते हैं, सही भी हो गया एक, ठीक है, मेरे को एक पता है, मान लो उसमें से मेरा सही तो हो गया लेकिन मेरे को 2 ऑप्शन नहीं पता थे, बस जो सही हुआ मेरे को वही पता था, जो नहीं पता थे वो भी मैं लिख लेती थी कि ये तो मैं इससे रिलेटेड ये चीज मेरे को नहीं पता, तो ये मैंने नोट डाउन कर लिया। तो इसमें सर का मतलब मैं तो कहूंगी, मेरा तो क्या है, अगर सर का मुझे कंटेंट ही नहीं मिलता तो मैं तो क्या ही कर पाती। तो 90% तो जो योगदान है वो सर का ही है। और कलाम एकेडमी का सच में मैटर काफी अच्छा है, मतलब फर्स्ट पेपर के लिए भी जो है, अगर नोट्स पे ही डिपेंड रहे तो मोर देन सफिशिएंट हो जाएगा वो। और मेरे लिए फर्स्ट पेपर इसलिए थोड़ा इजी हो गया था क्योंकि रीट में मैंने मैथ साइंस ये पढ़ी थी, एलडीसी सेलेक्टेड थी तो मेरी हिंदी इंग्लिश इन पे भी कमांड अच्छी थी, बाकी मैनेजमेंट वगैरह है ये मैंने बाद में कर लिया था अच्छे से। और अभी अगर आपको कुछ पूछना हो थोड़ा बहुत भी, वैसे तो मैंने यही किया था एक्चुअल में तो पूछना हो तो और पूछ सकते हो कुछ।
और मेरे को सिलेक्शन का श्योर नहीं था, मतलब फर्स्ट रैंक का तो बहुत दूर की बात है, बस ये था कि बस सिलेक्शन हो जाए कैसे भी करके। ये जो थर्ड ग्रेड कैंसिल होने से बेइज्जती हो गई ना तो क्या है कि आसपास L1 वाले काफी लग गए थे। अब गांव में किसी को क्या पता L1 क्या है, L2 क्या है, वहां तो यही है, अरे वहां की छोरी लग गई इसके कम नंबर आए इसलिए नहीं लगी है। तो आपको क्या है कि छोटे सपने तो देखने नहीं है, अब बस यही सोचना है, थर्ड ग्रेड और उनकी तरफ नहीं जाना, और थर्ड ग्रेड से ज्यादा ही जी है फर्स्ट ग्रेड, देख लिया मैंने ये। अब आपको कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हो। अच्छा, पढ़ने का शेड्यूल, सर देखो सर्दी के टाइम में तो मैं 10 से 4 तो स्कूल होता है, गर्मियों में 7 से 1। तो सुबह क्या है, मैं रात में पढ़ने की इतनी मेरी आदत नहीं है, सुबह 4 या 5 बजे जगने का होता है मेरा, तो सुबह 4-5 घंटे सुबह निकालने, और शाम को तो 1-2 घंटे, मतलब नींद जल्दी आ जाती है शाम को, तो मैं 9-10 बजे सो जाती हूँ मैं। और गर्मियों में फिर शाम को ज़्यादा रहता है स्कूल से आने के बाद। आप में से अगर कोई कुछ पूछना चाहता है तो माइक है आपके पास, पूछ सकते हो। ये भैया का क्वेश्चन ये है कि इनके साथ भी थर्ड ग्रेड में ऐसा ही हुआ है, तो आप भी नॉन मतलब साइंस बैकग्राउंड से ही हो। टाइम मैनेजमेंट की देखो, आप 2 या 3 शिफ्ट बना सकते हो, अभी तो आप कोचिंग शाम को आते हो ना, तो एक शिफ्ट तो आप रात की बना सकते हो 2-3 घंटे की, और फिर सुबह की बना सकते हो 2-1, तो जल्दी खड़े होके 8-9 बजे तक, उसके बाद 2-3 घंटे। और जैसा ये तो हर किसी का टाइम जोन अलग होता है, कोई रात में मतलब किसी के लिए रात में पढ़ना सही रहता है, कि कोई सुबह जल्दी उठ सकता है, तो वह आप अपने हिसाब से 2 या 3 शेड्यूल 2-2, 3-3 घंटे के बना लो। बाकी जितना कोचिंग में जो पढ़ाया जा रहा है उसको डेली रिवाइज कर लो, तो मतलब सही है। और संडे को जैसे टेस्ट वगैरह होते हैं तो उस टाइम सारा रिवीजन कर लो, ऐसे ही किया था भाई मैंने तो अच्छा। अच्छा, इनका ये सवाल है कि पेपर में कितने प्रश्न किए और माइनस मार्किंग कितने हुए। फर्स्ट पेपर की बात करें तो मैंने 70 क्वेश्चन किए थे, अटेम्प्ट 75 में से, और उसमें से मेरे काट पीट के 54 सही थे, 54 क्वेश्चन सही थे, शायद 12 तो नेगेटिव थे और 4 उसके चले गए। और सेकंड पेपर में 128 के समथिंग क्वेश्चन किए थे, अब मेरे को एग्जैक्ट तो ध्यान नहीं है, लेकिन 97 बचे थे उसके बाद, हाँ काट पीट के। माइनस मार्किंग से कैसे बचें, इसका एक ही सॉल्यूशन है, टेस्ट टेस्ट और टेस्ट, जितने हो सके ना टेस्ट दो, प्रैक्टिस जितनी करोगे ना तभी बच सकते हैं माइनस मार्किंग से। और एक, अगर हमें पहली बार में ही ऑप्शन पता चल गया इसका आंसर ये है, फिर भी 4 ऑप्शन पढ़ने ही है। और नंबर 2, पहली बार में ही सही आंसर पता चल गया फिर भी एलिमिनेशन मेथड से ही कर रहे हैं क्वेश्चन, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, तो ये है, ये है। प्रश्न पत्र के बारे में कुछ बताओ। अपनी तैयारी इस तरह से रखें क्योंकि प्रश्न पत्र का कुछ पता नहीं है किस तरह का आ सकता है। हो सकता है अब की बार जो पेपर था ना काफ़ी टफ था, है ना, और पिछला वाला जो असिस्टेंट प्रोफेसर था वो एग्जाम भी काफ़ी टफ था। तो तैयारी इतनी रखो कि जो हम पढ़ रहे हैं ना उसमें से तो कुछ गलत होना ही नहीं चाहिए। अगर एक्स्ट्रा कुछ आ जाए जो हमने पढ़ा ही नहीं है वो तो सबका ही गलत होगा, लेकिन जो नोट्स में से आ गया ना वो तो होना ही नहीं चाहिए गलत। और एक, हाँ, आप लोग जैसे कि दोस्त वगैरह होते हैं तो आप डिस्कस करो थोड़ा कि आज चलो ये टॉपिक रख लेते हैं, तो मैंने किया था ऐसा, आज इस टॉपिक पे हम थोड़ी बात करेंगे। हो सकता है 4 बातें वो नहीं हमें बताए और 2 बातें हम उसको नहीं बताएं, और जो भी हमें लग रहा है कि इसने ये फैक्ट बताया है तो हम उसको अपने पास लिख लें। डिस्कस करो अपने दोस्तों से जितना हो सके। आप रास्ते में आते हो तो चलो आज ये टॉपिक चल रहा है इस पे डिस्कस करते हैं कि
ये क्या है, ये एक टॉपिक ले लिया, और लास्ट में जब किसी टॉपिक को 3-4 बार पढ़ लेते हैं ना, तो उस पर 10 मिनट में हो जाता है फिर डिस्कस लास्ट में तो। और शॉर्ट नोट्स जरूर बना लें लास्ट के लिए, बहुत काम आएंगे, बहुत ज़्यादा, क्योंकि लास्ट में क्या है कि बहुत लोड लगता है दिमाग पे कि इतनी सारी, ये मॉड्यूल काफ़ी हो जाते हैं ना, इनको कैसे करें लास्ट में। तो लगता है ना कि भाई ये चीज़ याद नहीं रह रही, या फिर ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए एक कॉपी बना ले, उसमें शॉर्ट नोट्स सारी सब्जेक्ट्स के 6 पार्ट हैं जो भी हैं उनके। हाँ, एक सेकंड। कभी कभी सर ये बोलते हैं कि मेरे नोट्स पर भरोसा मत करो। बुक पढ़ो, और जितने भी सर के सेलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं वे ये बोलते हैं कि हमने सिर्फ सर के नोट्स पढ़े हैं, और सभी बुक्स का सार सर के नोट्स में है, तो हम क्या करें। सर ऐसा ऑनलाइन में भी काफी बोलते थे, लेकिन मैंने तो नहीं। भाई मेरे पास टाइम काफी कम था, मैंने पढ़े थे, हालांकि ऐसा नहीं है मैंने बिल्कुल ही नहीं पढ़ी, आड़ा तो पढ़ी थी, और वो भी सारी सर के नोट्स में है, लेकिन आप सेटिस्फेक्शन के लिए पढ़ो, और बेटर ये है कि पढ़ो, अभी तो एग्जाम की डेट भी नहीं आई है, तो आप पढ़ो ही, सर की बात सही है। फर्स्ट पेपर और सब्जेक्ट पेपर का टाइम शेड्यूल कैसा था, और दोनों पेपर में आपका ज़्यादा फोकस कौन से पेपर पर था? मेरा ये सुबह के टाइम पढ़ती हूँ मैं, तो मैं जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन मेरे को थोड़ा टफ लगता था, तो मैं उसको सुबह पढ़ती थी, जो फ्रेश माइंड होता है ना उस टाइम में ऐसे सब्जेक्ट को, कि जो हमें ऐसा लगे कि हमें थोड़ा थिंकर है, लास्ट में तो ऐसे हो गए थिंकर कि हाँ प्लेटो, चलो प्लेटो के बारे में पूरा बोल दो, अरस्तु, अरस्तु के बारे में कुछ भी सुन लो, ऐसा हो गया था। तो ये जो है ना, जो आपको टफ लगता है कि यार ये थोड़ा दिक्कत दे रहा है ये सब्जेक्ट, तो उसको सुबह सुबह या जब भी आपका फ्रेश माइंड है तब पढ़ो, और बाकी जो आपको इजी लगने लग जाए सब्जेक्ट, उसको ऐसे टाइम पे कि सोने से पहले या तब पढ़ सकते हो। और मेरा फोकस दोनों पेपर पे सेम ही था, किसी पे ऐसा नहीं था कि फर्स्ट पेपर को चलो इग्नोर कर दिया। हाँ एक बात और, मेरे साथ जो पॉलिटिकल के भाई बहन मेरी तैयारी कर रहे थे उस टाइम भी, तो मैंने देखा है वो मैथ और साइंस इनको तो बिल्कुल ही अवॉइड कर देते हैं, ऐसा मत करना बिल्कुल भी, लगभग 9-10 क्वेश्चन हो जाते हैं, और अब एक क्वेश्चन में ही बहुत आगे निकल जाते हैं हम। तो अभी टाइम है, डेट नहीं आई है, छोड़ना नहीं है किसी भी पार्ट को। आपको मैथ साइंस अगर लगता है थोड़ा वीक है, तो आप अभी से ही ध्यान दो उस पर, अभी से ही करो आप उसको, तो छोड़ना मत किसी किसी भी पार्ट को, सारे पार्ट्स करने हैं क्लियर। क्यों नहीं कर सकते? आर्ट्स वाले मैथ साइंस कर सकते हैं आराम से, मैथ साइंस वाले आर्ट्स भी कर सकते हैं, ठीक है, तो छोड़ना मत। दोनों पेपर में कितने मार्क्स थे? अभी फाइनल आंसर की आई नहीं है, प्रोविजनली आई थी, और मार्क्स भी अभी तक नहीं आए हैं। वैसे मेरे दोनों पेपर में मिला के ऑफिशियल जो वो प्रोविजनल वाली आंसर की थी, उससे मेरे लगभग 302 मार्क्स थे दोनों पेपर में मिला के। आपको बहुत बहुत धन्यवाद बधाई के लिए। हाँ, ये जो शॉर्ट नोट्स कैसे बनाए थे, तो शॉर्ट नोट्स ऐसा नहीं है कि पहली बार पढ़ रहे हैं और बना लिए, कम से कम 5-6 बार पढ़ लेना उस टॉपिक को, उसके बाद बनाने हैं, क्योंकि तब हमें आइडिया हो जाता है कि ये चीज़ हमें इसके बारे में पता है, तो ये चीज़ हम भूल जाते हैं, या फिर ये माइंड से निकल जाती है कई बार पढ़ने के बाद भी, तो उन चीज़ों को आप शॉर्ट नोट्स में ऐड कर सकते हो, क्योंकि जो चीज़ याद है वो तो लास्ट तक फिर रह ही जाती है, थोड़ा बहुत होता है कि ये नहीं रहती। जैसे कि प्लेटो लिखा, प्लेटो उसकी पद्धतियाँ क्या क्या हैं, और उसने मतलब उसके बारे में किसने क्या कहा है, अगर जो चीज़ याद नहीं होती वो शॉर्ट नोट्स में ऐड करो, बाकी जो याद है उसको मत करो। हाँ 11th-12th की बुक्स भी पढ़नी पड़ती हैं, बेस वहां से क्लियर हो जाएगा 11th-12th की बुक्स। अभी टाइम है ना, तो जितना पढ़ा जा रहा है उसको पढ़ लो, बाद में फिर जो तुमने लिखा है शॉर्ट नोट्स में और सर के नोट्स में उनको पढ़ना बाद में।
एग्जाम टाइम में स्ट्रेस कैसे मैनेज करें। अगर आपको एग्जाम टाइम में स्ट्रेस हो रहा है ना, तो ये बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब आपने तैयारी की है ढंग से। स्ट्रेस उसी को होता है जिसने तैयारी की है, क्योंकि उसको ही ऐसा लगता है यार ये कहीं ऐसा तो नहीं है, ये रह गया मेरे को ये कैसे नहीं आ रहा, ये क्वेश्चन लास्ट में मेरे को आ कैसे नहीं रहा, इतना पढ़ लिया उसके बाद। तो ये तो सबको ही होती है, मुझे भी खूब हुई थी, तो होनी भी चाहिए आपको स्ट्रेस। लेकिन बस ये है कि बस अपने मैटर के ऊपर कॉन्फिडेंट रहो कि हमने ये पढ़ा है, इतना पढ़ा है, ये टेस्ट दिए हैं इतने, उनका एनालिसिस करा है, तो उसी में से ही आएगा पेपर। और जो बहुत ही टफ क्वेश्चन है वो तो किसी को भी नहीं आएंगे, तो स्ट्रेस लेने की तो कोई जरूरत ही नहीं है। टेस्ट में कितना स्कोर 100% सेफ रहेगा? अब इस बात का अंदाज कैसे लगा सकते हैं कि 100% सेफ कितना है? क्या हम अकेले दे रहे हैं क्या एग्जाम? कंपैरेटिव है ना ये एग्जाम, तो दूसरे से तुलना करके ही तो बता सकते हैं ना कि दूसरे के कितने हैं, उसके कंपैरिजन में अपने कितने हैं। ऐसे नहीं कि भाई 450 का हमारा पेपर है, 400 प्लस आने चाहिए तभी सेफ स्कोर माना जाएगा। हो सकता है कि 250 भी नहीं आ रहे हो किसी के। तो ये मेरे हिसाब से टारगेट तो सेट करना ही नहीं चाहिए हमें पहले कि इतने मार्क्स लाने हैं, इतने नहीं लाने। वो एग्जाम के ऊपर डिपेंड करेगा। हो सकता है हम फर्स्ट पेपर में 75 में से हमें 72 क्वेश्चन आ जाए, वहाँ पे सेकंड में 150 में से 120 आ जाएं, और हो सकता है। तो ये अगर टारगेट बना लेते हैं ना, तो इससे क्या होती है, नेगेटिव मार्किंग होती है। 150 में से 130 तो करने ही है। अब वो चाहे 100 ही आ रहे हैं, फिर भी 130 पे करोगे तो क्या होगी। तो इसलिए मैंने तो ऐसा कोई टारगेट फिक्स नहीं किया कि मुझे इतने मार्क्स लाने ही है। जिस हिसाब का पेपर है उस हिसाब से करते जाओ करते जाओ, जो जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनको करते जाओ, नेगेटिव करना नहीं है बिल्कुल भी। जब तैयारी करते हैं तो इस तरह के प्रेशर और परिवार आदि के मानसिक दबाव से कैसे अपने को संतुलित रखा। जब तैयारी करते हैं ना, सबको प्रेशर होता है, और मेरे को तो बहुत ही ज्यादा था, क्योंकि एक तो आर्ट्स में जाना अचानक से, काफी जो मेरे स्टाफ वाले थे एलडीसी के टाइम पे, तो मैं डिस्कस करते ही ऐसे हो जाता है कि अब आगे किसकी तैयारी करें किसकी नहीं करें। तो उन्होंने मेरे सर एक लेक्चरर थे हमारे हिंदी के, तो उन्होंने मुझे कहा था कि मैडम आपको एलडीसी से निकलना है तो आप 3rd ग्रेड की करो, भाई हमें तो टीचिंग लाइन में घुसना है एक बार, आपका अलग सब्जेक्ट है, नया है, नहीं हो पाएगा 1st ग्रेड में, तो आप इसकी मत करो। तो मेरा तो यही है, किसी की तो सुननी नहीं है और लास्ट में अपने मन की करनी है। तो ऐसा कुछ नहीं है, जहाँ अपन एक बार कदम डाल लेते हैं ना, वहाँ हो ही जाता है। और तैयारी करो गुस्से से, अब कि अब की बार गांव जाओ ना, तो जो जो कुछ कह रहे हैं ना उनको अपने आप ही जवाब मिल जाए, कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। गुस्से में आके तैयारी करो। मैंने तो गुस्से में ही करी थी भाई। फर्स्ट पेपर और सब्जेक्ट दोनों साथ साथ ही पढ़े थे। सुबह के टाइम सेकंड पेपर, शाम के टाइम फर्स्ट पेपर। ऐसा नहीं है कि सेकंड को कर ले पहले या बाद में फर्स्ट पढ़ेंगे, दोनों को साथ लेकर चलना है। अगर फर्स्ट में 40% ही नहीं आए तो फिर क्या फायदा, और सेकंड में 40% नहीं आए तो भी क्या फायदा। साथ में ही लेना है दोनों को। खाना खुद बनाती थी या बना हुआ मैं तो। खाना तो मैं घर रहती थी भाई, गांव में मम्मी बनाती थी खाना, बाकी मैं काम तो करती थी, झाड़ू पोंछा। फर्स्ट पेपर जीके कहाँ से पढ़ी, कलाम के नोट्स पढ़े थे। साइकोलॉजी के लिए कौन सी बुक बेस्ट है, विवेक पारिक सर के नोट्स पढ़े थे, और अवनी की धीर सिंह दावाई सर की जो बुक थी वो पढ़ी थी। आपका ये सवाल है कि पेपर से 4-5 दिन पहले अपने आप को तनाव मुक्त कैसे रखें, साथ ही हमारा वातावरण कैसा रखें, एकांत या शांत।
एकांत या शांत। पर एक पेपर से 4-5 दिन पहले डर तो देखो सबको ही लगता है। अगर ऐसा लगता है कि कोई फालतू में किसी के फोन आ रहे हैं या फिर ऐसा, तो आप फोन स्विच ऑफ कर सकते हो। मैं तो अपना फोन स्विच ऑफ ही रखती थी 4-5 दिन, क्या लगभग 15-20 दिन पहले से ही, क्योंकि किसी का कोई फोन आ जाए, कोई ऐसे कुछ बोल दे तो माइंड डिस्टर्ब होता है ना। तो फोन वगैरह अपना स्विच ऑफ रखो आराम से। अगर स्ट्रेस होता है तो मैं तो क्या करती थी, पंजाबी गाने सुनती थी। जब भी थोड़ा मूड खराब हुआ, किताब साइड में रख दी और ईयरफोन लगा के गाने वाने सुने, और फिर थोड़ा पढ़ने का मूड हो गया तो फिर पढ़ते हैं, फोन स्विच ऑफ। शॉर्ट नोट्स कहाँ से बनाए, सर के नोट्स से या फिर? हाँ, सर के नोट्स तो मैंने इतनी बार पढ़े थे कि मेरे को याद ही हो गया था सब कुछ। सर के नोट्स का तो शॉर्ट नोट्स जो बनाए थे वो अदर बुक्स थी उनसे बनाए थे। और सर के नोट्स में भी अगर कोई चीज़ मुझे लगी कि मेरे को याद नहीं हो रही है तो उनको भी लिख लिया था। ऑनलाइन वीडियो कम से कम कितनी बार देखा? ऑनलाइन तो एक ही बार देखा था। जैसे कोई टॉपिक टॉपिक अगर ऐसा लग रहा है कि ये थोड़ा टफ है या फिर नहीं आ रहा, तो उसका देख लिया होगा एक से ज्यादा बार, बाकी एक ही बार देखा था सबका। ये इनका सवाल है कि रैंक को कैसे सुधारा जाए। रैंक सुधरेगी जब हम टेस्ट ध्यान से देते हैं ना, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो, चारों ऑप्शन को ढंग से पढ़ो, तभी रैंक सुधरेगी। और उसके बाद जो नोट्स में है ना, थोड़ा क्या है, मैंने शुरू में बुक वगैरह याद करने में प्रॉब्लम आई थी। काफी सारी बुक हो जाती है ना कि ये इसकी हो उसकी, तो मैंने लिख लिख के भी याद की थी वो बुक। अपने लिख लिया एक जगह और ऐसे याद की थी लिख लिख के। जैसे आप सब तैयारी कर रहे हो ना, ऐसे की थी मैंने भी। बस रिवीजन बार बार जितना हो सके ना आप रिवीजन करो। अपने दोस्त है ना उनसे डिस्कस करो टॉपिक वाइज कि आज चलो ये टॉपिक उठा लेते हैं, इस पे हम डिस्कस करेंगे। ज्यादा मैंने देखा क्या है, मेरे साथ भी हुआ था। थिंकर को तो सब इतने शौक से पढ़ते हैं, थिंकर तो सबके ढंग से हो जाते हैं। लास्ट में जो कॉन्स्टिट्यूशन वाला पार्ट है और आईआर वाला है, ये फिर हो नहीं पाता। तो उस पे भी थोड़ा शुरू से ही ध्यान दें ढंग से, जितना थिंकर पे देते हैं उतना ही। तो इनका ये सवाल है कि थर्ड ग्रेड की तैयारी की थी, तो फिर वापस से ऐसा नहीं लगा कि पॉलिटिकल साइंस पढ़ते टाइम कि ये हम क्या पढ़ रहे हैं, क्यों ना मैं मैथ साइंस ही पढ़ लूँ। नहीं, मुझे तो काफ़ी इंटरेस्ट आया था पढ़ने में जब थिंकर वगैरह से शुरुआत की थी। और सर के पढ़ाने का तरीका, सर कहानी की तरह सुना देते हैं। कोई भी चीज़ हो उसका ऐसे माइंड में बिठा देते हैं कि उसमें इंटरेस्ट आता है। तो आप इंटरेस्ट लेके पढ़ोगे, ये सोचना ही क्यों है कि ये हमारा सब्जेक्ट है ही नहीं, सारे सब्जेक्ट अपने ही हैं। तो ढंग से पढ़ो साइंस मैथ के, तो क्या हुआ, समझ में आ जाता है खूब ढंग से। इंटरेस्ट लेके पढ़ो बस। और सर के पढ़ाने का तरीका, साथ में जो सर बीच बीच में जोक मारते हैं। आप तो यहाँ हंसते हो, हम वहाँ हंसते थे ऑनलाइन में। अच्छा, सोशल मीडिया और मोबाइल का यूज कितना करते थे या इन सब से कैसे बचें? सबके साथ है ये। सबके साथ है ये। पर ये है कि बीच बीच में थोड़ा देख लो, 2 घंटे का सेशन हो गया, 5-7 मिनट के लिए देख लिया,
टेलीग्राम ग्रुप पे कुछ आया तो नहीं, या फिर कोई क्वेश्चन वगैरह आते रहते हैं उनको देख लिया। बाकी ऐसा कोई फालतू के सोशल मीडिया अकाउंट्स तो बंद ही कर दो, तभी पोस्ट करना फिर ढंग से सेलेक्ट हो गई। थोड़ा बहुत तो यूज कर सकते हो एंटरटेनमेंट के लिए, सभी करते हैं, इतना दूर तो अब कोई नहीं रह सकता। आज का टाइम ऐसा है कि बिल्कुल अवॉइड तो कर ही नहीं सकते इन चीजों को। और बाकी सर का योगदान कितना है वो तो आपको भी पता ही है, क्या ही बोलूं, क्योंकि पता ही नहीं था मेरे को तो क्या होती है पॉलिटिकल साइंस, और वो भी ऑनलाइन ही पढ़ना सब कुछ। सर के ऊपर ट्रस्ट किया था मैंने तो 100%। आप कर लो, मैटर को बार बार पढ़ो, हो जाएगा। और एक एग्जाम देते टाइम एक गलती मेरे से हुई थी, मैं वो थोड़ा शेयर करूंगी। मैंने किशन भैया को काफी परेशान किया था उस टाइम। बार बार मैसेज करेगी सर से एक बार बात कराओ। मेरे साथ क्या हुआ था, आप यहाँ पे ऑफलाइन टेस्ट लगते हैं ना यहाँ तो, हाँ, तो आप OMR भरना तो ढंग से सीख गए होगे, और भी ढंग से सीख लेना। मेरे से हो गई थी वहाँ पे गलती, और मैंने थोड़ा वाइटनर का यूज कर दिया था OMR में। तब जब तक रिजल्ट नहीं आया था तब तक ये टेंशन थी कि पता नहीं, कई लोग बोल रहे थे OMR रिजेक्ट हो जाती है, ऐसे रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा, या फिर नंबर कट जाते हैं, ऐसा कुछ था। लेकिन ऐसा हुआ नहीं कुछ। तो आप OMR वगैरह थोड़ा ढंग से भरना सीख लो यहीं से। बस ठीक है। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इतनी देर सुनने के लिए। और ऐसे डरना नहीं है, घबराना नहीं है, ऐसे ही लोगों का होता है, हम जैसे लोगों का ही होता है। आज आप यहाँ हो, मैं यहाँ हूँ, कल आपको यहाँ भी आओगे, तो ऐसे डरने की कोई दिक्कत नहीं है। आराम से मस्त पढ़ो, बस पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ, हो जाएगा। सिलेक्शन होने पे सबसे पहले किसको बताया? हाँ तो सुनो, रिजल्ट आया था उस टाइम, ये था कि आज आ रहा है, आज आ रहा है। अब ये ऐसा बहुत दिन से चल रहा था, तो मैं डेली घर पे बताती थी कि आज आ जाएगा, इस वीक आ जाएगा। अब घर वालों ने विश्वास करना ही बंद कर दिया। 1-1.5 महीना तो हो गया, और आज आ रहा है, कल आ रहा है, इस वीक आ जाएगा। और सोमवार से शुक्रवार तक तो थोड़ा पॉजिटिव से रहते थे कि चलो आज आ जाएगा। फिर शनिवार रविवार को छुट्टी पड़ जाती, या RPSC की कोई छुट्टी पड़ गई तो दिमाग खराब, अब 3 दिन कैसे निकलेंगे। तो फिर क्या हुआ था, उस दिन आया था, तब सुबह से ही था कि आज तो कंफर्म आ रहा है। फिर मैंने घर पे नहीं बताया था कि आज आ रहा है, आ रहा है। अब आ गया था उस टाइम, मेरे को मेरा रोल नंबर नहीं मिला था उसमें। मैंने, मेरे कई दोस्त थे, उनको सबको पता था रोल नंबर मेरा क्या है। तो मैंने खूब ढूंढा, मेरे हाथ ऐसे यूं कांप रहे थे कि PDF में रोल नंबर ही नहीं है, अब क्या करें। फिर उसके बाद एक दोस्त का मैसेज आता है कि तेरी फर्स्ट रैंक आई है। फिर मैंने बाहर आके ऐसे चिल्लाया, अरे मेरी कैसे आ गई? मेरी फर्स्ट रैंक क्यों आई है? ऐसे बोला था मैंने तो वही। फिर थोड़ी देर बाद हाँ रियलाइज हुआ कि आई है। वैसे मार्क्स देख के मेरे को ये तो पता था कि हाँ टॉप 20 में तो हो जाएगा ठीक ठाक। 1-2 भैया थे, उनके ज्यादा थे, वो जिनकी सेकंड रैंक आई है, अंकित भैया, हाँ उनके वो ज्यादा बता रहे थे मेरे से 2-3 नंबर। बाकी तो सुने नहीं थे मैंने किसी के। तो ये था कि हाँ टॉप 20 में तो मेरा हो जाएगा। उसके बाद फिर मैं तो चिल्लाई थी, सबको ही पता चल गया था, ऐसे किसी को स्पेशल नहीं बताया। अगर फिर ऐसे लड़ने लगे, अरे क्या हो गया, क्यों चिल्ला रही है। फिर उसके बाद सबको पता लग गया था। और कुछ पूछना है आप, किसी बहन को, भाई को? भाई थोड़े टेंशन में लग रहे हैं इधर। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू सर। आप का कि कोई नहीं बताता मेरे को आपका कि बेनीवाल सर भी कोई है, तो मैं आज यहाँ नहीं होती आपके साथ। थैंक यू सर।